ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी आई गेस 7th क्लास है इस कोर्स की। फर्स्ट मंथ चल रहा है हमारा। लास्ट हमने जो चीज़ें कवर कर ली थी, हमने देख लिए थे अपने फंक्शंस के फंक्शंस होते क्या हैं। अच्छा, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है ना? जी क्लियर आ रही है बात। देख लिए थे फंक्शंस हैं क्या। फंक्शंस में हमने पैरामीटर भी पास करके देख लिए थे, उनको एज एन आर्गूमेंट भी पास कर लिया था। प्लस हमने रिटर्न स्टेटमेंट भी देख ली थी, फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लगाते हैं, उसका क्या पर्पस है। प्रिंट लगाते थे, क्यों लगाते हैं, उसका क्या पर्पस है। यूज़र इनपुट लेके हम वैल्यूज़ आर्गूमेंट एज एन आर्गूमेंट भेजते हैं, जिस फंक्शन में भी हमने पैरामीटर क्रिएट करा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। तो आप लोगों को लास्ट लेक्चर के में से कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शन को थोड़ा एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें जो रिटर्न की, और इसमें थोड़ा सा कोई ट्रिकी किस्म का फंक्शन बना के दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ है? जी जी, आ रही है आवाज़, आ रही अच्छा सर, बस ना कन्फ्यूजन ये कि आप जो है ना हमें फंक्शन का जो ऊपर आप जब डिफाइन करते हैं ना, वहाँ पे जो आप वेरिएबल आपने लगाए थे, है। वो जो मुझे ये समझ लगती है कि जो आपने नीचे वेरिएबल डिफाइन किए थे, वो जो मुख्तलिफ है उससे जो आपने डिफाइन फंक्शन के साथ लगाए थे, कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन है। बाकी मेरा क्लियर है। एक चीज़ सर, ये तीनों चीज़ों का एक सेट बना के ना, कि एक लिस्ट में से, डिक्शनरी में से, और फंक्शन लगा के कोई छोटा सा एक 5-5 6-6 लाइनों का प्रोग्राम बना के दिखा दें, ताकि ना लॉजिक मेरी बननी शुरू हो जाए कि यार हम इन चीज़ों को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। ये बड़ा सवाल है सर। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? सबके सवाल एक साथ ले लो, फिर देखता हूँ क्या करना चाहिए। और किसी का है? मैं जी मैंने आपसे सवाल कर लिया था। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिटर्न का फंक्शन मैं एक ऑनलाइन वो वेबसाइट से चेक कर रहा था, उसने सोल्यूशन दिया हुआ था। तो वो रिटर्न का यूज़ कर रहा था, लेकिन नीचे वो वेरिएबल में सेव नहीं करवा रहा, मतलब डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा था। तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपने कहा था कि अगर हम रिटर्न यूज़ करेंगे तो हम उसको किसी वेरिएबल में सेव करा के फिर हम उसका रिज़ल्ट आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है। तो इसको ज़रा दोबारा। ओके, मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था आप लोगों के असाइनमेंट में। वो मैंने दिया इसलिए था ताकि आप लोग फंक्शन को सही से यूटिलाइज कर सकें, उसको समझ सकें। और वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी लगनी थी जो कि अभी तक मैंने पढ़ाई भी नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको लिखा था चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है। उसमें आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, मैंने ये भी लिखा था। चैट जीपीटी से नहीं ले सकते। तो वो सवाल कुछ ऐसा था कि हमें कैलकुलेटर बनाना था। सही है। उस कैलकुलेटर में हमें यूज़र से वैल्यूज़ लेनी थी दो, जिसके अगेंस्ट हमने कैलकुलेशन करनी थी। प्लस हमें एक और चीज़ एज एन इनपुट भेजनी थी उस फंक्शन में, जिससे ये डिफाइन हो सके कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम एडिशन करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, डिवीजन करना चाह रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसा फंक्शन था जिसको बिगनर लेवल पे आप कह सकते हैं आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। तो उसी फंक्शन का एक सॉल्यूशन करके देख लेते थे, आगे आप लोगों के जो जितने सवाल हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब मेरा एक फंक्शन है, उसका मैं नाम लिख रहा हूँ कैलकुलेटर। ठीक है। और ब्रैकेट्स में, अच्छा ब्रैकेट्स में हम डालते हैं पैरामीटर्स, कि हम इसमें कितने वैल्यूज़ हैं जो कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा मुझे चाहिए होंगी। जितनी भी चाहिए होंगी तो उतने वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मसला यहाँ पे अभी एक सवाल है जिससे मुझे आइडिया हुआ, उनको कुछ कन्फ्यूजन शायद इस टाइप की भी हो रही होगी कि ऊपर अगर मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ वैल्यू 1 और कॉमा लगा के देता हूँ वैल्यू 2, और जब मैं इसकी वैल्यूज़ दे रहा हूँ नीचे कॉल करते हुए, तो मैं उसको वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का वेरिएबल नहीं दे रहा, मैं उसको डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ या मैं कोई और सा वेरिएबल भेज रहा हूँ। तो उनको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो उसका भी मैं आंसर कर दूंगा। नॉर्मली होता क्या है कि जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल देते हैं A B C, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने कितने वेरिएबल दिए हैं गाइस, अगर मैं आप लोगों से पूछूं पैरामीटर कितने पास करे मैंने इस फंक्शन में। तीन थ्री। पैरामीटर। तीन फंक्शन, तीन पैरामीटर मैंने क्रिएट कर दिए। ए, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। सही है। अच्छा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है,
तो अब ये देखें मुझे होवर में भी दिखा रहा है कि ए बी सी मुझे 3 वैल्यूज़ देनी है, इस फंक्शन के लिए 3 वैल्यूज़ देनी है। अच्छा, फंक्शन जो पैरामीटर है ना वो डिफाइन करते हैं पोजीशन, एंड पोजीशन पे वैल्यू क्या असाइन होगी, सही है। अब जैसे ए लिखा है, पहली वैल्यू पैरामीटर में ए है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 25, तो 25 मेरी किसकी वैल्यू बन जाएगी जाके गाइस? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। मैं कह रहा हूँ मैंने यहाँ लिखा 25, तो 25 मेरी किसकी वैल्यू बन गई? एक ही ए की। फिर मैंने लिखा 55, 55 किसकी बन गई? बी की सर, फिर मैंने लिखा 22, ये किसकी वैल्यू बन गई? सी की। सी की। अब ये पोजीशन डिफाइन कर रही है, जो मैं पहले नंबर पे वैल्यू दूंगा वो हमेशा जाके ए की बन जाएगी, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे वैल्यू दूंगा वो जाके बी की बन जाएगी, और जो मैं तीसरे नंबर पे वैल्यू दूंगा वो मेरे तीसरे नंबर के पैरामीटर की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली वैल्यू दे दी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे बोल देता हूँ वैल्यू 1 इक्वल टू 22, वैल्यू 2 इक्वल टू 55, वैल्यू 3 इक्वल टू 66, ये मैंने 3 वेरिएबल ले लिए जिनकी एक कोई वैल्यू उनकी सेट कर दी मैंने। अब अगर मैं इसी सर फंक्शन, पहले सर मुझे जो बात आप इनपुट पहले दे रहे पहले हैं वो मुझे बात स्क्रीन पे कंप्लीट करने नहीं। दें मोहतरम, पहले बात कंप्लीट करने दें। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ये मैंने 3 वैल्यू सेट कर लिए हैं यहाँ पे, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों वैल्यू ही मैं इस फंक्शन में यूज करूँ, तो मैं क्या करूँगा? फॉर एग्जाम्पल ए की जगह मैं चाह रहा हूँ वैल्यू 3 की वैल्यू जाए, ए की जगह वैल्यू 3 की वैल्यू जाए, तो मैं ए की पोजीशन पे लिख दूंगा वैल्यू 3। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ बी की जो वैल्यू बने वो बने वैल्यू 1 वाली, तो मैंने यहाँ लिख दिया वैल्यू 1। और मैं चाह रहा हूँ सी की जो वैल्यू बने वो मेरी वैल्यू 2 वाली बने, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू 2। अब इन वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू सेव है वो ए की वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 3 में मेरे पास 66 है, तो 66 मेरी वैल्यू किसकी जाके बन जाएगी? ए की। वैल्यू 1 एक में ही मेरे सर। पास सेव है 22, तो 22 किसकी वैल्यू जाके बन जाएगी? बी की। और वैल्यू 2 में मेरे पास बी की। वैल्यू सेव है 55, 55 किसकी वैल्यू जाके बन जाएगी? सी की। तो यहाँ पे जो समझाने का मकसद है वो ये है कि जरूरी नहीं है जिस नाम से हम पैरामीटर क्रिएट करें उसी नाम से वेरिएबल हो। एक चीज ये, ठीक है, मैं उस पैरामीटर की पोजीशन पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू भेज सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं वेरिएबल में सेव नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली वैल्यू दे रहा हूँ, तो मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, लेकिन पोजीशन वही होगी। जो पहले नंबर पे वैल्यू दूंगा वो हमेशा जाके ए की वैल्यू बनेगी, जो दूसरे नंबर पे वैल्यू दूंगा वो हमेशा जाके बी की वैल्यू बनेगी, जो मैं तीसरे नंबर पे वैल्यू दूंगा वो हमेशा जाके सी की वैल्यू बनेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ आप लोगों को? जी जी। सबको क्लियर है? जिन्होंने सवाल करे थे मेरा उनसे भी ये सवाल है, आपको भी क्लियर है ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ? जी जी क्लियर। अब मोहतसम अब आप सवाल करो, आप क्या कर रहे थे सवाल? सर वो आप जब इनपुट दे रहे थे ना तो उस वक्त स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। तो वो जो है ना वो फिर मैंने उसे दोबारा रीज्वाइन किया तो वो शो होगी, बस ये इशू आ रहा था। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो मैंने आप लोग ये बता दी कि वेरिएबल्स जो पैरामीटर के नाम है वो नाम फिक्स नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और जब उसका आर्गुमेंट मतलब वैल्यू जब उस फंक्शन में पास कर रहे हो तो आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर करके उसको भेज सकते हो। जरूरी नहीं है पैरामीटर में ए के नाम का वेरिएबल दिया था तो नीचे भी ए के नाम से ही वैल्यू स्टोर करके भेजूंगा, ये जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली भी वैल्यूबल वैल्यू भेज सकते हो, या किसी वेरिएबल में सेव करके वो वेरिएबल कॉल कर सकते हो उसकी पोजीशन पे, तो वो जिस पोजीशन पे होगा वो पैरामीटर में उसी की वैल्यू बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सवाल कुछ ऐसा था। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे लिखा पास, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं बताओगे पास क्या काम करता है। देखें, जहां भी पाइथन के फंक्शन में बॉडी यूज होती है, जहां भी कोई पाइथन का आप काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें बॉडी यूज होगी, बॉडी से मुराद या कॉलन लगे, कॉलन के बाद कोई ना कोई बॉडी होती है, जैसे ये फंक्शन की बॉडी होगी स्पेस के साथ, सही है। अब अगर मैं उस बॉडी को एम्प्टी रखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये पास मिटा देता हूँ, ठीक है, मैंने फंक्शन क्रिएट करा, मुझे पता है फंक्शन जब मैंने क्रिएट कर दिया कॉलन लगा दिया इंटरफेस करूंगा तो फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गया हूँ मैं। अगर मैं इसको यहाँ एम्प्टी छोड़ देता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता, बाहर आके कॉल कर लेता हूँ कैलकुलेटर, तो ये एरर जनरेट कर देगा। देखिए सी पे भी एरर दे रहा है, आप लोग देखें गौर से,
सी पे भी एरर दे रहा, रेड लाइन दे दी इसने, ठीक है, एरर है। ये एरर किस चीज का है? ये इस चीज का है कि भाई आपने जो फंक्शन बनाया उसकी बॉडी में आपने कुछ लिखा ही नहीं, कुछ वर्किंग ही नहीं की। जब कुछ वर्किंग नहीं करेंगे तो वहां पे आपको वो एरर दे देगा, बोलेगा यार फंक्शन आपने क्रिएट करा है, इसकी आपने वर्किंग लाजमी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये एरर जनरेट कर देगा, ये सिंटैक्स रीड नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स का मैसेज आ जाएगा, या मैं जब भी इसको एग्जीक्यूट करूंगा कुछ ना कुछ एरर दे देगा मुझे। ये देखें, ये दे रहा है एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन ऑन लाइन 3। लाइन 3 पे बोल रहा है जो आपने फंक्शन बनाया है इसके बाद आपने एक स्पेस देके काम करना था, जो कि आपने नहीं करा। ये मुझे ये मैसेज बता रहा है, ये एरर मैसेज देके पढ़ सकते हैं आप भी। इंडेंटेड का मतलब यहाँ पे हुआ स्पेस का, ये स्पेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि स्पेस के साथ आपने काम करना था और आपने विदाउट स्पेस काम कर दिए। देखें, ये मैंने विदाउट स्पेस काम करा, तो ये बोल रहा है यहाँ पे ये एरर है। ठीक है, अब इस एरर से बचने, अगर मैंने कोई फंक्शन क्रिएट कर लिया और मुझे अभी कोई इसमें काम नहीं करना, मैंने सिर्फ इसलिए कर दिया मैं फंक्शन का नाम भूल ना जाऊं, तो मैंने एक बार क्रिएट कर दिया, लेकिन इसमें अभी मैंने कोई भी काम नहीं करा, तो उसके लिए पाइथन ने एक स्टेटमेंट दिए कि भाई आप कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी काम कर रहे हैं जिसमें बॉडी यूज हो रही है और उस बॉडी में आप कुछ काम करना नहीं चाह रहे, तो वहां पे एक फंक्शन दे दिया पास का नाम, पैरामीटर दे दिया, डिफॉल्ट फंक्शन है पाइथन का, पास लिख देते हैं। अब ये पास क्या करता है, वो उस चीज को इग्नोर कर देता है, जो कि एरर आ रहा होता है उसको इग्नोर कर देता है। वो बताता है जहां भी पास लिखा हुआ आप देखें तो समझिए कि इसकी अभी वर्किंग नहीं की हुई, ये अभी हमने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, और एम्प्टी छोड़ने के बाद हमने पास इसलिए लिखा है ताकि एरर जनरेट ना हो। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो बताएं मुझे एरर देगा नहीं देगा गाइस? नो सर। ये अब नहीं देगा। ये अब एरर देगा, नहीं देगा। ये अब एरर देगा, क्योंकि पूरी स्क्रीन में जितना मैंने कोड लिखा हुआ है वो कोड मैंने गलत लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ये मुझे एरर देगा। जी, हमने वैल्यू पास नहीं की इसमें। करेक्ट, करेक्ट, यही चीज आप लोगों को फोकस रखनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर का जो फंक्शन बनाया उसमें पैरामीटर दिया हुआ है, लेकिन जब कैलकुलेटर का फंक्शन मैंने कॉल करा नीचे तो उसके आर्गुमेंट वैल्यूज मैंने पास नहीं की, तो ये मुझे वैल्यूज का एरर देगा, इस फंक्शन का एरर नहीं देगा जो पहले दे रहा था इंटेंडेड वाला। ये देखा, अब ये दे रहा है कैलकुलेटर मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट ए बी सी। ठीक है, या मुझे उसका एरर देगा। तो इसलिए बस गुड, आप लोग फोकस रखा करें कोड पे ताकि आप लोगों को पता चले कि हम करने के चाह रहे हैं। अच्छा, अब सवाल कुछ ऐसा था कि भाई आप दो वैल्यूज लो, ठीक है, मैं ले लेता हूँ वैल्यू 1, वैल्यू 2, ठीक है, और आप तीसरा भी पैरामीटर पास करो जिसमें आप बताओगे कि आप करना क्या चाह रहे हो। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CAL के नाम से, कि मैं कैलकुलेट क्या करना चाह रहा हूँ। सही है, मैंने वैल्यू 1, वैल्यू 2 और CAL के नाम से एक पैरामीटर क्रिएट करा। किसी को कोई सवाल है इसमें? नो सर। ठीक है, अच्छा गौर से देखिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी है। सही है, अब मैं आ जाता हूँ इसमें पास लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने बोला था भाई आप लोगों ने यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं ले लेता हूँ भाई, मैं सेम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, या मैं v1 करके ले लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, v1 फ्लोट इनपुट इंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इसी तरह मैं ले लेता हूँ v2 फ्लोट इनपुट इंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, इसी तरह मैं तीसरा इनपुट लूंगा, एक्शन के नाम से ले लेता हूँ, एक्शन इक्वल टू इनपुट इनपुट प्रेस या इंटर प्लस फॉर एडिशन बैकस्लैश एन
हम्म, ये काम कर लेता हूँ मैं, एक ही में लिख लेता इसको। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बंद और यहाँ आएगा इंटर फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटर फॉर डिवीजन, इंटर फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मैंने एक पूरी इनपुट में जो मैंने स्टेटमेंट लिखनी थी वो मैंने पूरी स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, अब ये आपको सारी चीज़ें बताएगा कि इंटर दिस इंटर दिस इंटर दिस। ठीक है, या एक्शन में जो भी चीज़ मैं दूंगा वो एक्शन में आके सेव हो जाएगी। और ये अब मैं सारी चीज़ें भेज दूंगा इसमें, V1 वैल्यू 1 की जगह, V2 वैल्यू 2 की जगह, एक्शन कैलकुलेशन की जगह। सही है, और यहाँ मैं पास हटा के मैं लिख देता हूँ प्रिंट वैल्यू 1, प्रिंट वैल्यू 2, प्रिंट। अच्छा, अभी तक मैंने जितना कोड लिखा है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ ऐसी लग रही हो जो कि बहुत मुश्किल मैंने लिख दी हो? एनीवन? अच्छा, सर टाइप जी, ये जो एक्शन है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है या कीवर्ड है ये? एक्शन एक वेरिएबल है। सर इसमें ये जो आपने लगाया है स्लैश और एन, ये क्या है और इसको जरा डिफाइन कर दें। ये लाइन ब्रेक करने के लिए है। अगर मैं चाह रहा हूँ ना कि ये एक लाइन में इतना लिखा हुआ है, फिर दूसरी लाइन में इतना लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में इतना लिखा हुआ है, चौथी लाइन में इतना लिखा हुआ है, तो ये बैक स्लैश एन हम यूज़ करते हैं कि वो प्रिंट स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता है, लाइन ब्रेक कर देता है, मतलब न्यू लाइन में। बैक स्लैश एन का मतलब है गो टू न्यू लाइन। यहाँ से यहाँ तक लिखेगा एक, यहाँ तक, फिर बैक स्लैश आगे एन आगे तो मतलब नीचे वाली लाइन में चले जाएगा जिसमें ये आगे वाली स्टेटमेंट लिखेगा। फिर उसके बाद अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें, पूछ रहा है इंटर फर्स्ट वैल्यू, मैंने बोला 25। पूछ रहा है इंटर सेकंड वैल्यू, मैंने बोला 65। फिर देखें ये आ गया इंटर प्लस फॉर एडिशन, इंटर माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटर स्लैश फॉर डिवीजन, इंटर स्टेरिक फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये देखें लाइन ब्रेक होगा, ये एक ही स्टेटमेंट लिखिए लेकिन बैक स्लैश एन जहाँ जहाँ यूज़ करा उसके बाद से न्यू लाइन में चीज़ें चली गई हैं। देख रहे हैं आप लोग गाइस? जी सर। ठीक है, अब जब ये हो गया तो मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू दूंगा वो स्टोर कर लेगा एक्शन वाले उसमें। अच्छा, मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ उसको स्पेस देके ताकि चीज़ें सही समझ में आए। अच्छा, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने दिया भाई 100, इंटर सेकंड वैल्यू मैंने बोला भाई 25, और इन चारों में से पूछ रहा है आपने करना क्या है। इंटर प्लस फॉर एडिशन, इंटर माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटर स्लैश फॉर डिवीजन, इंटर स्टेरिक फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ भाई मुझे सम करना है तो मैंने लिख दिया प्लस। ठीक है, इंटर करा, आउटपुट मेरे पास ये फंक्शन में आ गया 100 जो मैंने पहली वैल्यू दी थी, दूसरी वैल्यू जो मैंने 25 दी थी वो, तीसरा जो मैंने सिंबल दिया था वो प्लस का, ये मेरे पास आउटपुट आ गया, फंक्शन चला है मेरा। ये जो मैंने प्रिंट करी हुई तीनों चीज़ें, तो आखिरी वाले जो तीन वैल्यू आ रही हैं वो प्रिंट होके आ रही हैं, उस फंक्शन के अंदर की आ रही है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। सर जो आपने प्लस लगाया है ये कैसे फंक्शन परफॉर्म हो रहा है? जो मैंने प्लस लगाया ये कैसे मतलब? मकसद है कि सर यहाँ तो हमें क्या काम किया है, इस वजह से प्लस किया है। प्लस किया थोड़ी है इसमें, इसने सिर्फ प्लस का सिंबल लिख दिया है, इनपुट है बस। सिर्फ इनपुट है, अभी इसने प्लस किया नहीं है। समझ में आई बात? अभी सिर्फ वैल्यू स्टोर हुई है इस वेरिएबल में, और वो मैंने फंक्शन में भेज दी वैल्यू। अब और मैंने फंक्शन में प्रिंट करा दी कि भाई किस किस वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यू आई है वो सिर्फ दिखा दो। तो वो मुझे दिखा रहा है भाई वैल्यू 1 में 25 आया है, वैल्यू 2 में 100 आया है, और कैलकुलेशन की वैल्यू में प्लस का साइन आया। अभी सिर्फ इसने इतना काम करा। समझ में आया? जी सर। अच्छा, अब जब हमने जी देख लिया भाई हमारी सारी चीजें आ रही हैं, अब हम अपने फंक्शंस में बनाएंगे लॉजिक्स जिसकी बेस पे हमें अपना काम करना है और अपनी कैलकुलेशन करवानी है। ठीक है गाइस? तो अब हम करते हैं यहाँ पे अपना एक टैब का मैं स्पेस दे देता हूँ।
अब मैं बोलता हूं भाई, इफ कैलकुलेटर की वैल्यू अगर बराबर हो किसके, प्लस के साइन के, ठीक है, तो आप क्या करो, आप वैल्यू रिजल्ट इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू वैल्यू 2 2। और प्रिंट करवा दो मेरे पास रिजल्ट। ठीक है, अभी मैं प्रिंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ भाई एलिफ मेरी दूसरी कंडीशन, अगर प्लस नहीं है तो उसके बाद दूसरी कंडीशन कौन सी है, अगर कैलकुलेटर की वैल्यू मेरे पास हो माइनस की, माइनस तो आप क्या करो, आर ई एस में वैल्यू 1 में से माइनस कर दो वैल्यू 2 वैल्यू 2। और प्रिंट कर दो मेरा रिजल्ट। ठीक है, तीसरी कंडीशन एलिफ दोबारा कैलकुलेटर की वैल्यू अगर स्लैश हो तो आप क्या कर दो, रिजल्ट इक्वल टू वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू 2 वैल्यू और 2। प्रिंट कर दो मेरा रिजल्ट। ठीक है, एल्स अब मेरी सारी कंडीशन खत्म हो गई, मैंने 4 ही ऑप्शन रखने थे, प्लस माइनस डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं एलिफ की एक और कंडीशन बना दूं उसके बाद एल्स की कंडीशन बना दूं, या मैं आखिरी ऑप्शन अपने पास इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी उसमें मैं मल्टीप्लिकेशन करवा दूं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा गलती के चांसेस हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी एलिफ की कंडीशन लगा देता हूँ। कैलकुलेटर इक्वल टू स्टैटिक हो तो आपने क्या करना है, रिजल्ट इक्वल टू वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 2 और प्रिंट करवा दो रिजल्ट। अब जब ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए तो आखिरी स्टेटमेंट आती है एल्स की। ठीक है, एल्स की स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा प्रिंट यू हैव इंटर रॉन्ग सिंबल फॉर कैलकुलेशन। ठीक है गाइस, ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं कोड, कोड समझ में आ रहा है? जी सर। जी आ रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन है? बहुत सिंपल से ट्रांसलेट कर करके आपको ये कोड मैंने लिख के दिखाया है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गया होगा ये कोड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ एलिफ एल्स। ठीक है, इफ एलिफ एल्स वाला आज का हमारा टॉपिक है, तो वो चीज भी इसमें कवर हो जाएगी, इसके साथ भी मैं और चीजें भी करवा दूंगा आप लोगों को। अच्छा, इफ की कंडीशन हम कहाँ लगाते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट कंडीशन हमेशा बनती है इफ की, क्योंकि इफ एल्स की स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट होती है इफ के कीवर्ड से। ठीक है, इफ जी सर। इफ के बाद आता है स्पेस, स्पेस के बाद वो वेरिएबल आता है जिस पे आप चेक करना चाह रहे हो, जिस पे आप कंडीशन लगा रहे हो। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कैलकुलेटर पे कि भाई कैलकुलेटर में कौन सा सिंबल दिया है यूजर ने, कि वो करना क्या चाह रहा है, उसकी बेस पे मैं अपनी कंडीशन बनाऊंगा ना। तो मैंने लिखा इफ कैलकुलेटर सी एल, जो मैंने वेरी पैरामीटर दिया वही नाम, इक्वल टू, अच्छा एक होता है सिंगल इक्वल टू जो कि हम नॉर्मली वैल्यू असाइन करने के लिए लिखते हैं, डबल इक्वल टू का मतलब है इसके बराबर है या नहीं है, चेकिंग के लिए यूज होता है, कि इसके बराबर है या नहीं है, चेकिंग के लिए यूज होता है। सही है, तो ये डबल इक्वल टू हमने इफ की कंडीशन में लगाते हैं हमेशा, मतलब जहां भी हमें चेक करना होता है कि ये वैल्यू इसके बराबर है भी या नहीं है, तो वहां हम डबल इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं, तो डबल इक्वल टू। और आपको पता है यहाँ मैंने एक्शन में इसकी टाइप क्या ली है, कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो बाय डिफॉल्ट किस में होगी गाइस, वैल्यू स्ट्रिंग में होगी इसकी। क्योंकि इनपुट टाइप के पहले मैंने कोई डेटा टाइप नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट इनपुट का फंक्शन जो उसकी डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो कौन सी, स्ट्रिंग की। तो इसलिए आप देखें यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज दी हैं कि कैलकुलेटर्स इक्वल टू प्लस, तो प्लस का जो साइन है वो मैंने स्ट्रिंग के अंदर दिया है, देख रहे हैं आप लोग, जी ताकि वो मैच कर जाए कि हाँ भाई ये जो वैल्यू आई है वो स्ट्रिंग में ही आई है, और प्लस आई है माइनस आई है क्या आई है वो उस पर चेक करें। ठीक है, तो अगर प्लस आएगी तो इस इफ के अंदर आएगा वो वैल्यू 1 की जगह वैल्यू 1 की वैल्यू रखेगा, वैल्यू 2 की जगह वैल्यू 2 की वैल्यू रखेगा, उन दोनों को प्लस करेगा और मुझे रिजल्ट दे देगा इसका। ठीक है, एलिफ अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप दूसरी कंडीशन देखो मेरी, एलिफ का मतलब मेरी दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन ये कहती है अगर कैलकुलेशन की वैल्यू माइनस है, माइनस का सिंबल है, तो आप ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर दो,
तीसरी कंडीशन एलिफ, अगर भाई दूसरी भी सही नहीं है तो तीसरी देख लो, अगर कैलकुलेटर की वैल्यू ये है तो फिर ये वाला काम कर दो। चौथी कंडीशन भाई अगर 3 सही नहीं है चौथी वाली देख लो, अगर ये वैल्यू मैच करती है तो ये काम कर दो, और अगर इन चारों में से कोई भी मैच नहीं करता तो आप डायरेक्टली आ जाओ एल्स वाली कंडीशन पे और मुझे सिंपल सा आउटपुट में ये दे दो, यू हैव एंटर रॉन्ग सिंबल फॉर कैलकुलेशन। समझ में आया मेरा कोड? जी सर। जी सर। सबसे पूछ रहा हूँ मैं, सबको समझ में आया है? बहुत सिंपल और इजी कोड लिखा है मैंने। असल सवाल यही था कि आप लोगों ने एक ही फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज लेनी है जिसके आप कैलकुलेशन करवाओगे, प्लस आपने एक ऑपरेटर लेना है कि आप फंक्शन कैलकुलेशन में कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करना चाह रहे हो, एडिशन करना चाह रहे हो, सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वहां मैंने आप लोगों को ये ऑप्शन दिया था, आप लोग कीवर्ड यूज कर लें, लाइक एडिशन के लिए ADD, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, इस टाइप का मैंने आपको दिया हुआ था कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अच्छा, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद भाई ये चला, सही है आप लोगों के सामने। तो मैं भाई पहली वैल्यू दे देता हूँ 80, मुझसे पूछा सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू इसकी मैं सेकंड वैल्यू दे देता हूँ भाई 99, ठीक है। और उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है भाई 80 और 90 तो मेरे पास वैल्यूज आ गई, अब आप बताओ इनमें ऑपरेटर आपका कौन सा, एक्शन क्या परफॉर्म करना चाह रहे हो। इंटर प्लस फॉर एडिशन, इंटर माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटर स्लैश फॉर डिवीजन, इंटर स्टेरिक फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैं अभी प्लस करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ प्लस दे दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? जी सर। अब इसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। अब मैं जैसे ही इंटर प्रेस करा मैंने तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया 179। 80 99 को 80 99 80 में प्लस करेंगे तो 179 मेरे पास आउटपुट में आता है, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है मेरे पास। देख रहे हैं आप लोग? जी सर। समझ। अब दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं भाई। भाई इंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दी 100, मैंने सेकंड वैल्यू में दे देता हूँ 66, और यहाँ अब मैं दूंगा माइनस, मैंने माइनस का सिंबल दिया, ठीक है। तो इसने मुझे 34 आउटपुट में दे दिया कि 600 में से 66 माइनस होंगे तो 34 मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तीसरी बार चलाते जी हैं। सर। अब मैं यहाँ पे दूसरा सिंबल दे दूंगा, मैंने बोला भाई 65 पहली वैल्यू है और 5 मेरी दूसरी वैल्यू है। अब इसमें मैं डिवीजन का साइन दे देता हूँ, इंटर करा तो इसने मुझे 13 आउटपुट में दे दिया, ठीक है। वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 5 13 है मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह चौथी बार एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं पहली वैल्यू देता हूँ भाई 250, दूसरी वैल्यू देता हूँ 5, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं, स्टेरिक का साइन दिया मैंने, तो ये 25 250 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 मेरे पास रिजल्ट आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर, क्लियर। अब मैं जी यहाँ पे तो ये लगा डेसिमल में क्यों दे रहा है? जी, ये डेसिमल में क्यों दे रहा है सर? डेसिमल में इसलिए दे रहा है फ्लोट क्योंकि ये में। दोनों जो मैंने वैल्यूज लिए वो किस में लिए हैं? फ्लोट में। फ्लोट में लिए हैं। तो फ्लोट हमारे पास डेटा टाइप है जो कि डेसिमल वैल्यूज में आती है। तो जब दो डेसिमल वैल्यूज के अंदर प्लस माइनस होगा तो उनका रिजल्ट भी तो डेसिमल में ही देगा वो, सही है ना। तो इसलिए जो सर में इंटीजर्स कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इंटीजर। बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ फ्लोट हटा के इंटीजर करते हैं तो इंटीजर में आ जाएगी वैल्यू। जी। अगर मैं यहाँ फ्लोट हटा के इंटीजर करता हूँ INT, और यहाँ भी मैं फ्लोट हटा के INT कर देता हूँ इंटीजर, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूँ पहले 100, उसमें 250 प्लस करवा रहा हूँ मैं, प्लस का साइन दिया मैंने, तो मेरे पास आउटपुट 350 आया। देखें इंटीजर में ही आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर हम दोनों ऑप्शन रखें कि इंटीजर भी हो फ्लोट भी हो तब क्या करेंगे? तब आपको फ्लोट देनी पड़ेगी। ऊपर सर इवॉल्व भी तो होती है। कौन सी होती है? इवॉल्व। इवॉल्व अभी नहीं करनी, इवॉल्व बाद की चीज़ है। अभी मैं आपको नॉर्मली जो बता रहा हूँ। अब इसको डीबगर चला के देखें ताकि आपको पता चले कोड मेरा कैसे काम कर रहा है।
ठीक है, तो आप बड़ा गौर से देखिएगा कि कोडिंग चल किस तरीके से रही है। ठीक है, इंटर फर्स्ट वैल्यू पूछ रहा है तो मैं यहाँ दे देता हूँ 250। इंटर सेकंड वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें भी दे देता हूँ 250, और यहाँ मैं दे देता हूँ स्टैरिक का साइन। ठीक है, इंटर करा। अब ये देखें यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको, तो देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, कैलकुलेटर की वैल्यू क्या है गाइस, इधर देखें गाइस, स्टैरिक स्टैरिक ठीक है। वैल्यू 1 की वैल्यू क्या है, 250 250 वैल्यू 2 की वैल्यू 250 250 सही है। अब जी यहाँ आया, इस लाइन पे मेरा ऑपरेटर आ गया, सही है, इस लाइन को भी चेक कर रहा है। तो यहाँ कैलकुलेटर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, जो मैंने दी है, ओवर पे देखा प्लस प्लस नहीं, प्लस ओवर में क्या आ रही है, स्टैरिक जो स्टैरिक मैंने इनपुट दिया है वो स्टैरिक है, और यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि जी प्लस है या नहीं है। तो जैसे ही इस लाइन पे एग्जीक्यूट करेगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन उसको फॉल्स मिली, क्योंकि कैलकुलेशन की वैल्यू जो मैंने दी है वो स्टैरिक है, प्लस नहीं है। तो अब वो यहाँ के चेक कर रहा है कि जी क्या यहाँ पे स्टैरिक है, यहाँ पे भी नहीं है तो इसके भी नीचे चले आएगा वो, तो वो इस वाली कंडीशन पे आ गया। अब वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि यहाँ पे स्टैरिक है, यहाँ पे भी नहीं है, अब वो यहाँ पे आ गया। अब वो यहाँ चेक कर रहा है कि यहाँ पे स्टैरिक है, यस यहाँ पे है। अब जैसे ही यहाँ पे उसको स्टैरिक मिलेगा तो वो ये वाली लाइन पे आ जाएगा, देखिएगा क्या, अभी इस लाइन पे ही है, सही है। जैसे ही इसको यहाँ मिला तो देखिए इस लाइन पे आ गया, सही है। और जैसे ही इसने इसकी कैलकुलेशन करी तो यहाँ पे वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 2 इसने करा, तो रिजल्ट में जो वैल्यू सेव हो रही होगी वो कौन सी है, 62,500, 62,500। ठीक है, और ये प्रिंट में मुझे आउटपुट में दे देगा 62,500। ये देखिए, समझ में आया किस तरीके चल रहा है कोड। जी यस सर कोई कंफ्यूजन, कोई मसला गाइस? नो सर सबको क्लियर है? जी ये क्लियर है। रिटर्न हम किस केस में यूज कर सकते हैं? अभी हमने कैलकुलेटर बनाया है, इसमें हम रिटर्न यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें हम रिटर्न यूज, प्रिंट हटा के रिटर्न आप यूज कर लें। आप रिटर्न लगा लें यहाँ पे। एग्जीक्यूट करते हैं हम भाई, 25 + 36, इसमें हम दे देते हैं एडिशन, तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है 61। ठीक है, 36 में 25 प्लस करा तो मेरे पास आउटपुट में आ रहा है 61। सही ठीक है, ये यहाँ पे वही सवाल है जो भाई ने करा था कि भाई रिटर्न भी वो दिखा रहा था मुझे प्रिंट करके। यहाँ रिटर्न ये जो फंक्शन है वो मैं प्रिंट के अंदर कॉल कर दूंगा, तो फंक्शन की जो भी वैल्यू आ रही होगी आउटपुट में वो मुझे प्रिंट करा के दिखा देगा। ठीक ठीक है, तो इस तरीके से आप रिटर्न की भी प्रिंट वैल्यू डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ी शख्स होगा जो रिटर्न यूज़ करके भी प्रिंट लगा रहा है, या तो वो डेवलपर सही नहीं है या तो बिगनर लेवल का डेवलपर है। तो रिटर्न हम लगाते ही वहाँ पे जहाँ हमें वैल्यू स्टोर करानी पड़े, सही है, सही तो हम उसको सही वैल्यू स्टोर करा के फिर हम यूज़ करते हैं। अगर किसी ने डायरेक्टली आउटपुट देखना है, सिर्फ आउटपुट देखना चाह रहा है कि उसमें आ क्या रहा है, वो फिर इस तरीके से लगा के चेक कर सकते हैं कि रिटर्न में मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। सही लेकिन नॉर्मली जो डेवलपर जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, काम करते रहते हैं, तो उनको पता होता है क्या करना है। नॉर्मली वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वेरिएबल में स्टोर करते हैं जिसमें भी उसको करना होता है, उस वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं, इंस्टेड ऑफ जो पूरा सही फंक्शन ही एक प्रिंट स्टेटमेंट में कॉल कर लें। उससे बेहतर है कि वो एक वेरिएबल में उसको सेव कराएं और वेरिएबल प्रिंट करवा लें। सिंपल सा आपको आउटपुट उस टाइम भी दिख जाएगा। सही ठीक है गाइस, क्लियर हुआ? थोड़ा सा जी ऊपर लेवल का मैंने आपको करवा दिया कोड, क्योंकि बहुत सिंपल सा हो रहा था भाई, एक ही फंक्शन बना के आपने उसमें
अपने हिसाब से कंडीशन लगा के सारे काम कर सकते हैं। क्लियर है? जी जी सर क्लियर। क्लियर है। अब हम करते हैं इफ एल्स हेलो सर। जी कुछ कह रहे हैं? अब जो हमारा टॉपिक है वो है इफ एलिफ एल्स। वैसे आइडिया तो आप लोगों को हो गया होगा इफ एलिफ क्या काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। जी सर। जी हो गया है। सही। तो इसमें कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, डबल इक्वल टू मतलब इक्वल, इक्वल टू चेक करता है। उसके बाद हमारे पास होता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। उसके बाद हमारे पास होता है लेस देन। लेस देन कर लें, लेस देन हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है लेस देन एंड इक्वल देन। ग्रेटर। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल। नॉट इक्वल। एंड होता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल भी होता है। लगा रहा हूं। और होता है, और हमारे पास होता है नॉट इक्वल। ठीक है, और इसमें नॉट का भी कीवर्ड हम यूज कर लेते हैं, नॉट। ठीक है, ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये हम कंडीशन जो भी हम बना रहे होते हैं उसके हिसाब से चेक करते हैं कि या तो बराबर देखना है, स्मॉलर देन देखना है, ग्रेटर देन देखना है, स्मॉलर देन इक्वल टू देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू देखना है। हम उसमें लॉजिकल ऑपरेटर भी लगा लेते हैं, जैसे एंड, और हम कीवर्ड के ज़रिए भी लिख देते हैं एंड, और नॉट इक्वल टू का ये सिंबल है, इसके तरीके से हम चेक करते हैं। तो हम जो कंडीशन बनाते हैं वो हम सिर्फ चेक करना चाहते हैं। अब इसकी मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। एक मैं एज का यूज़र्स इनपुट ले रहा हूँ, इंटीजर में ले रहा हूँ क्योंकि एज है, तो नॉर्मली जो राउंड फिगर में लोग एज बताते हैं, किसी से पूछेंगे वो बोलेगा 25 साल 26 साल, को ये नहीं बोलेगा 25 साल 2 महीने 1 दिन। तो इसलिए हम इंटीजर में ले रहे हैं कि राउंड फिगर ही आती है हमारे। इनपुट इंटर योर एज। ठीक है, अब इस वेरिएबल में मुझे कंडीशन लगानी है कि जो भी एज आ रही है उसके हिसाब से मुझे किसको क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी है। आपने देखा होगा बहुत सारे कंटेंट पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि बच्चों के लिए है, एल्डर्स के लिए है, या बड़ों के लिए है। तो जो भी होता है उसका कंडीशन बना रहे हैं कि हम एक कंडीशन किस तरीके से बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ़ एज स्मॉलर देन 8। ठीक है, ये मैंने कंडीशन बना जी। दी, एज स्मॉलर देन 8। अच्छा, ये जो जिस वेरिएबल की तरफ मूव होगा, जिस वेरिएबल पे असल डिपेंडेंट होती है सारी चीज़ें, सही है। तो ये स्मॉलर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, आपको पता हो कि किस वेरिएबल पे लगा रहे हैं। कुछ लोग कंसीडर मतलब ऐसे कर लें कि भाई यहाँ पे 8 की बात हो रही है, सही है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन पे आ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, किस तरीके का। हम वेरिएबल फोकस करते हैं, सही है। इफ़ एज स्मॉलर देन 8, तो मुझे क्या करना है भाई, मैं बोल दूँ प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड टू कार्टून नेटवर्क। ठीक है, ये स्टेटमेंट मुझे आउटपुट में आ जाता है। अब इसके बाद मैं दूसरी कंडीशन बनाता हूँ, एलिफ एज। अभी क्या कंडीशन बनाई मैंने, एज स्मॉलर दोनों 8, तो मतलब आप जी। जिसकी एज होगी 8, जिसकी एज होगी, क्या उसको ये मैसेज आएगा गाइस? नो सर। नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्मॉलर देन 8 पे लगाया, मतलब 7 तक को वैल्यू को आ जाएगा ये मैसेज, लेकिन जैसे ही उसको 8 मिलेगा उस पर ये वाला मैसेज नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ कंडीशन, इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और और इक्वल इक्वल। टू हो 8, मतलब 8 से बड़ी हो या 8, और दोनों 8 के कंडीशन में बराबर। चलेगा। या तो 8 से बड़ी हो या 8 हो, दोनों कंडीशन में चलेगा। प्रिंट प्रिंट
चलो, अब यहाँ पे सिर्फ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं एल्स ग्रैंड कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एंटर योर एज मैं डाल देता हूँ भाई 6। मेरे पास आउटपुट में आ गया एक्सेस ग्रांटेड टू कार्टून नेटवर्क, सही है। इंटर योर एज, अब मैं दोबारा डाल देता हूँ भाई 19, तो ये आ गया एक्सेस ग्रांटेड टू पोक, ठीक है। दोबारा मैं चलाता हूँ इंटर योर एज, मैंने बोला भाई -6, तो ये आ गया एक्सेस ग्रांटेड टू कार्टून नेटवर्क, ठीक है। मैं दोबारा चला रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा 8, तो यहाँ आ गया एक्सेस ग्रांटेड टू पोक। अच्छा, आप देख रहे हैं ये एल्स वाली कंडीशन नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? इसकी वजह यह है कि स्मॉलर देन 8 में सारी नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगी, सही है। जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है वो सबकी सब आ जाएंगी, और ये 7 तक, पॉजिटिव में 7 तक और नेगेटिव की सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूड होगा। अब एज वाली ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 साल हो या 8 साल से जितना भी बड़ा हो, चाहे 100 हो, 200 हो, 500, 1000 एज हो, जितनी भी डाले, 1 लाख एज डाले, उन सब पे ये मुझे ये आउटपुट देगा। और ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ जब चलेगी जब मैं यूज़र इनपुट गलत दूंगा। अब अगर इंटीजर में मुझे कोई यूज़र इनपुट देना, जो मैंने इसको रिस्ट्रिक्टेड करा हुआ है, तो उसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज आती है, तो न्यूमेरिक वैल्यूज के हिसाब से सिर्फ यही 2 चलेंगी हमेशा, जब भी चलेंगी। एल्स पे आएगा ही नहीं। एल्स पे जब आ सकता है कि मैं उसकी डेटा टाइप चेंज कर दूं और मैं यहाँ कोई अल्फ़ाबेट्स दे दूं उसको न्यूमेरिक की जगह, तो देन वो यहाँ पे आके चलेगा, ठीक है। इसलिए वो एल्स पे नहीं जा रहा। अब ये तो एक हो गई कंडीशन, सही है, ये वाली नहीं, इस पे। अब मुझे इसमें फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगानी, ये तो कोई बेंचमार्क नहीं बन रहा ना कि भाई 8 साल से छोटों को कार्टून नेटवर्क दिखाओ और 8 साल या 8 साल से बड़े वालों को पोगो दिखाओ। तो अब जायज़ा एल्डर्स भी आएंगे, सारे आएंगे, तो उनके हिसाब से भी उनकी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन में जो हमने लगाई है, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो एंड, बीच में लगा है एंड का ऑपरेटर, देख रहे हैं, एज स्मॉलर देन इक्वल टू हो 17, ठीक है। अब ये प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन बन गई, 8 साल और 17 साल के बीच की ये पूरी एक कंडीशन बन गई कि 8 साल से लेके 17 साल तक के बच्चों को जो भी आएंगे उनको हमने ग्रांटेड देना है पोगो, ठीक है। देखिए रिस्ट्रिक्शन हो गई। अब बीच में लगा एंड का ऑपरेटर। एंड का ऑपरेटर करता क्या है, वो आपकी दोनों स्टेटमेंट चेक करेगा, एक पहले ये वाली कंडीशन, उसके बाद ये वाली कंडीशन, ये दोनों की दोनों ट्रू होंगी तब ही ये चलेगा। मेरी बात पे गौर से फोकस करिएगा। एंड लग गया, एंड का मुराद ये है कि एंड से पहले वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए, एंड के बाद वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए। जब ये दोनों ट्रू होंगी तभी वो इसकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। एज मैंने डाली भाई 8, तो इसने मुझे एक्सेस ग्रांटेड टू पोगो, ठीक है। दोबारा मैंने एज डाली 17, तो इसने मुझे दोबारा दे दिए पोगो। अब मैं डालता हूँ 18, तो अब ये कौन सी स्टेटमेंट पे ले जाएगा गाइस, कोई बता सकता है मुझे? एल्स एल्स पे ले जाएगा, फर्स्ट एल्स पे ले जाएगा, कभी भी नहीं चलेगा। एल्स एल्स वाली स्टेटमेंट पे ले गया, फर्स्ट पे नहीं ले जाएगा। फर्स्ट पे इसलिए नहीं जाएगा कि कोड मेरा टॉप टू बॉटम चलता है, बॉटम टू अप नहीं चलता है। तो जब वो टॉप टू बॉटम आ रहा है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, सही है। जब उसने एक स्टेटमेंट ये देख ली, जब ये ट्रू नहीं है तभी तो वो नीचे आया है, और जब नीचे आके देख रहा है ये भी ट्रू नहीं है, तो वो वापसी ऊपर थोड़ी जाएगा, वो उसके नीचे घूमेगा। आप क्या करना, ठीक है सर। तो यहाँ पे अब हमने रिस्ट्रिक्शन कर दी कि भाई 8 से 17 वालों को सिर्फ ये एक्सेस मिलेगा। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं, एलिफ की, एज ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो 18। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ
यू हैव ग्रांटेड ऑल एक्सेस, ठीक है। और एल्स वाली लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वैसे नीड नहीं होती। ठीक है, ये एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, जो चीज़ अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो चीज़ आप लोगों ने गौर से देखनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया एंड का ऑपरेटर, पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सही भाई, हमने देखा भाई 5 दिया तो उसने बोला भाई कार्टून नेटवर्क एक्सेस, सही है। हमने फिर इसको दिया 8 तो इसने बोला भाई पोगो का गारंटेड, ठीक है। फिर हमने इसको दिया भाई 17 तो इसने जब भी बोला पोगो गारंटेड। फिर हमने दिया 18 तो इसने हमें बोले एक्सेस ऑल गारंटेड, सही है। तो इसको हमने दिया 99 ऑल गारंटेड, सही है। तो ये हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है जो हमने कंडीशन में उसे। लेकिन आजकल आप लोगों ने एक न्यूज़ चैनल पे एक वर्ड सुना होगा, बारीक वारदात। आजकल बड़ा चल रहा है ट्रेंड में, बारीक वारदात डाल दी यहाँ पे ना। तो यही यहाँ पे अगर मैं एक बारीक वारदात डाल दूँ तो मेरा कोड डिस्टर्ब हो जाएगा। वो क्या है, मैं एंड की जगह कर दूँ और। अब एंड की जगह मैंने क्या लगा दिया, और गाइस आप लोग। अब जी एंड सर, आपको बताया था कि वो पहली वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, दूसरी वाली कंडीशन दोनों भी होनी चाहिए। जब दोनों ट्रू होंगी देन वो चलेगा। लेकिन जब और लगा दिया तो और चेक करता है या तो पहली वाली ट्रू हो जाए या दूसरी वाली ट्रू हो जाए, इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए, सही है। अब जी अगर मैं इसमें, ये मैंने बारीक वारदात डाल दी इसमें, सही है। इसमें मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने यहाँ लिखा 5, ये चल गया भाई एक्सेस ग्रांटेड टू कार्टून नेटवर्क। दोबारा चलाया, मैंने यहाँ लिखा भाई 11 तो ये आ गया पोगो, सही है। मैंने यहाँ लिखा 17 यहाँ आ गया पोगो, सही है। एग्जीक्यूट कर रहा हूँ दोबारा। अब मैंने यहाँ लिखा 18 तो देखें अभी भी आ गया पोगो। देख रहे हैं आप बारीक वारदात से कितना फर्क पड़ा। अब मैंने यहाँ पे लिखा 99, ये अब भी मुझे बोलेगा पोगो। फर्क चेक कर रहे हैं आप लोग कि एक कंडीशन अगर मैंने गलत कर दी इधर से उधर तो मेरा कोड डिस्टर्ब हो जाएगा बिल्कुल। इससे पहले बिल्कुल सही चल रहा था ना हमारा कोड, 18 और जी 18 से बड़ों को वो दे रहा था फुल एक्सेस गारंटेड। अब क्या है, अब मैं 18 और 18 से बड़े वालों को भी दे रहा हूँ तो वो भी मुझे पोगो पे ही लेके जा रहा है। तो ये एक फ़र्क पड़ता है बारीक वारदात से। बारीक वारदात से मुराद आजकल मेरे मुंह पे ही चढ़ गए। लेकिन नॉर्मली अगर हम कोड में कुछ चेंजेस कर दें माइनर सी और हमें पता ना चले हमने क्या गलती करी है तो हमारा कोड इस तरीके से गलत बिहेव करने लग जाता है। हमने सिर्फ एंड की जगह और लगा दिया। अब आपको पता होना चाहिए किस कंडीशन को मुझे बाउंड करना है, किस कंडीशन को मुझे बाउंड नहीं करना, तो कहाँ एंड लगाना है, कहाँ और लगाना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंपल, आसान है। और का मतलब है भाई या तो पहली वाली ट्रू हो जाए या बाद वाली ट्रू हो जाए। एंड का मतलब है भाई दोनों ट्रू होंगी तभी चलेगा। तो नॉर्मली कहीं हमें बाउंड करना होता है तो हम उसमें एंड वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं ताकि वो दोनों कंडीशन के बीच में ही रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन और वाला क्या होता है भाई, देखें अगर नॉर्मल सी बात है, अगर मैं इस कंडीशन को टारगेट करूं, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, अब अगर मैं 9 डालूं तब भी ये ट्रू हो रही है, अगर मैं इस पे 18 लिखूं तब भी ये ट्रू हो रही है, अगर मैं इसमें 99 लिखूं तब भी ये ट्रू हो रही है। ऐसा ही है ना गाइस? जी सर, जी तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, सही है। मेरे ख्याल से मीटिंग का लिंक टाइम ख़त्म हो रहा है, एक न्यू लिंक बना रहा हूँ उसमें आप लोग आ जाए, सही है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर, तो इसको हम कर देते हैं एंड। हम इसकी भी रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं भाई, एज 18 से बड़ी हो एंड एज स्मॉलर देन इक्वल टू ऑल एक्सेस। अब हम इस 5वीं कंडीशन में आएगा, एलिफ एज स्मॉलर देन हो एज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू, ग्रेटर देन
लियो और जो लगा एंड एज हमने लिख दिया यू आर टू ओल्डर टू यूज अवर ऐप। अगर 30 साल से बड़ा हो 50 साल से छोटा हो तो यू आर टू ओल्डर टू यूज अवर ऐप, और एल्स स्टेटमेंट हम लगा देंगे। अगर कोई 50 से बड़ी 50 या 50 से बड़ी कोई भी वैल्यू आएगी उसमें एल्स स्टेटमेंट आ जाएगी। उसमें हम लिख देते हैं दिस इज नॉट फॉर यू। ठीक है, ये हमने एक स्टेटमेंट बना दी। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। बिफोर एग्जीक्यूशन स्टूडेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। एज हम बोल देते हैं भाई 25, एक्सेस ग्रांटेड ऑल एक्सेस, सही है। उसके बाद मैं बोल देता हूँ एज भाई 31, तो ये आ गया यू आर टू ओल्डर टू यूज अवर ऐप। अब एज जैसे ही 50 या 50 से बड़ी लिखूंगा तो एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी मेरी, दिस इज नॉट फॉर यू। ठीक है, तो अब 50 या 50 से ऊपर जितनी भी वैल्यू मैं डालूंगा तो ये मेरा सिस्टम मुझे आउटपुट देगा दिस इज नॉट फॉर यू। अच्छा, तो इस तरीके से आप लोग कंडीशन बना सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप लोग कर लें। क्लियर है। सब क्लियर है? जी क्लियर। ओके, अच्छा नॉट इक्वल टू वाली भी दिखा देता हूँ कोई एक। इफ एज, अगर मुझे कोई सिंगल स्टेटमेंट पे लगाना है, ठीक है, तो मैं उस पर कर देता हूँ इफ एज नॉट इक्वल टू 8 पे। अब मैं चाह रहा हूँ 8 साल वाले को ना अलाउ नहीं करना मुझे, सिर्फ 8 साल वाले को मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी। तो मैं ये बोल देता हूँ इफ एज बोल के 8 साल वाले, मतलब मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन किसी तरीके से लगानी है जिसमें मुझे चेक करना है कि अगर एज इसके बराबर नहीं है फिर तो सही है, अगर एज इससे ज़्यादा है ये कम है तो सही है, लेकिन इसके बराबर होगी तो ये सही नहीं है। तो जैसे मुझे लगाना है फॉर एग्जांपल 3 पे, इफ एज नॉट इक्वल टू 3, तो फिर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एक्सेस ग्रांटेड टू कार्टून नेटवर्क, इससे बड़ी इससे बड़ी इससे बड़ी, ये आ गई। और इसी तरह का मेरे पास अगर यहाँ पे आ गया एलिफ एज इक्वल टू 3, प्रिंट यू आर नॉट अलाउड टू यूज अवर ऐप। ठीक है, अभी कंडीशन मुझे को समझ में नहीं आ रही तो जो ही मैंने बना दी। तो इस हिसाब से क्या है कि अगर मुझे कोई ऐसी वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है जिसको मुझे समझे फिक्स करना है, यार ये इसके ऊपर तो चलाना ही नहीं है मुझे सिस्टम, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस वेरिएबल्स की ऐसी कंडीशन बना सकता हूँ इफ़ एज नॉट इक्वल टू 3, सही है। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैंने ये पूरा कोड लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है? सिर्फ एज्यूम करें, मेरे सवाल पे फोकस करिएगा। इफ एज नॉट इक्वल टू 3, ये मेरा कोड डिस्टर्ब कोड करेगी वैसे या तो नहीं करेगी? ये कंडीशन मेरा कोड डिस्टर्ब करेगी या नहीं करेगी? मुझे सिर्फ इसका जवाब दो। नहीं। नहीं करेगी। ये कंडीशन मेरा कोड का डिस्टर्ब कर देगी। वो क्यों करेगी, उसकी वजह है, इसकी कंडीशन मैंने लगाई है गलत, सही है। मुझे कोई ऐसी कंडीशन बनानी है तो मुझे पहले उसमें पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी, किस किस सिनेरियो में अलाउ है, किस किस सिनेरियो में अलाउ नहीं है।
क्या क्या सीन है, मतलब क्या चीज़ एक्सेसिबल है, क्या चीज़ नहीं है, कितनी एज रिस्ट्रिक्शन है, कितनी नहीं है। अब यहाँ पे जो ये कंडीशन है ना, एज नॉट इक्वल टू 3, अब इसको आप एग्जीक्यूट करें तो आपको क्या मिलेगा? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने से सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ तो आप मुझे आंसर देंगे तो आप लोग खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों डिस्टर्ब होगा मेरा कोड। अगर मैं लिखता हूँ एज की वैल्यू 5, तो मेरी कौन सी स्टेटमेंट रन होगी गाइस? फर्स्ट वाली सर, फर्स्ट वाली क्यों एग्जीक्यूट होगी? क्योंकि सर एज जो सी है वो 5 है, जो 3 के इक्वल नहीं है। करेक्ट, मेरी पहली वाली चल जाएगी, हाँ सर। पहली वाली चल जाएगी, बिल्कुल सही बताया आपने। अब मैं दूसरा इनपुट दे रहा हूँ 1, उसमें कौन सी चलेगी गाइस? फर्स्ट वन। पहली वाली चलेगी। अब मैं तीसरा इनपुट दे रहा हूँ 100, उसमें कौन सी चलेगी? फर्स्ट वाली। चौथा इनपुट दे रहा हूँ माइनस का 10, उसमें कौन सी चलेगी? फर्स्ट वाली सर। तो समझ में आया मेरा कोड कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा? ये सिर्फ चलाएगा ही पहली वाली, अनटिल अनलेस इसको 3 मिलेगा, देन ये वो 3 वाली पे जाएगा। जब तक इसको 3 नहीं मिलेगा ये पहली वाली एग्जीक्यूट ही करता रहेगा, चाहे मैं 100 दे दूं, 1000 दे दूं, 1 लाख दे दूं वैल्यू, माइनस में दे दूं, प्लस में दे दूं। लेकिन जैसे ही इसको 3 मिलेगा देन ये किसी और स्टेटमेंट पे जाएगा, लेकिन जब तक इसको 3 नहीं मिलेगा ये सिर्फ पहली वाली एग्जीक्यूट करता रहेगा और किसी पे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ से मेरा सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा अगर मैंने ये कंडीशन गलत बना दी। समझ में आ रही है आप लोगों को? जी। जी सर। तो इसको अब हम कैसे कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट? मतलब आप लोग कोई सिनेरियो बनाए कि भाई एज 3 वाले को मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है, इसको मुझे अलाउ नहीं करना, बाकी सबको अलाउ करना है। सिनेरियो ये है मेरा, मुझे एज 3 वाले को अलाउ नहीं करना, बाकी सबको अलाउ कर देना है। ठीक है, मेरा सिनेरियो कि भाई इसको मुझे एक्सेस नहीं देना, बाकी सबको दे देना। तो अब इसकी कंडीशन कैसे बनाएंगे आप लोग, जरा बनवाएं मुझसे। सर सिनेरियो समझ में आया ना? एज 3 वाले को मुझे सर लेस देन एंड इक्वल टू 3। और कीवर्ड लगाएंगे सर पहले कंडीशन में, या जो है ना सर हम इसमें वो क्या लगाएंगे, पास करेंगे। देखिए इसका सिंपल सा एक कंडीशन है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अगर कहीं ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि मुझे इसको अलाउ नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सिनेरियो बताया कि एज 3 वाले को मुझे अलाउ नहीं करना, सही है? तो मैं क्या करूँगा, वहाँ मुझे नॉट इक्वल टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कर दूंगा इक्वल टू 3, इक्वल टू 3। और फिर जब इक्वल टू 3 पहली मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो पहली स्टेटमेंट ही चेक करेगा, अगर 3 नहीं है तो आगे जाएगा, 3 आ गया तो वो बोल देगा नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है, ये सिंपल सा मेरा काम हो गया। मैंने उसको बोल दिया भाई एज 3 होगी तो मैं उसको बोल दूँ नॉट अलाउड, कि भाई आपको अलाउड नहीं है ये सिस्टम यूज करना। ठीक है, अब इसके बाद जो कंडीशन है बनी है वो उसके बाद आएंगी। अगर इनपुट 3 नहीं है, 3 के अलावा है तो वो नीचे जाएगा, अगर 3 उसको शुरू में ही मिल गया तो पहली स्टेटमेंट में वो उसको रोक देगा, उसको आगे जाने नहीं देगा। और प्रिंट इफ एल्स की स्टेटमेंट चलती ही ऐसी है कि जब एक स्टेटमेंट उसको ट्रू मिल गई, उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, देन वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, वो उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डिबगर, सही है, एग्जीक्यूट करा मैंने। अब ये मुझसे पूछ रहा है एज, अब मैंने यहाँ से लिखा 3, सही है, इंटर करा तो यहाँ पे आ गया एज की वैल्यू क्या आ रही है 3। अब ये वाली कंडीशन चेक करा एज इक्वल टू 3 है या नहीं है, मैंने बोला हाँ है, तो वो आगे यहाँ पे प्रिंट करेगा नॉट अलाउड। जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट कर देगा, देखें सिस्टम बंद हो गया, इसके बाद नीचे नहीं गया कहीं, देख रहे हैं आप लोग? नॉट अलाउ का मैसेज देने के बाद उसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दी, वो नीचे और कहीं जाके चेक नहीं कर रहा। गाइस समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। जी।
तो उसको जैसी पहली स्टेटमेंट ट्रू मिल गई उसने उसको एग्जीक्यूट करा, स्टेटमेंट की जो बॉडी थी उसको एग्जीक्यूट करा, देन वो इफ एल्स से बाहर निकल आएगा, उसके बाद कोई काम हो तो चलाएगा, लेकिन इफ एल्स को चेक नहीं करेगा फिर वो। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा इनपुट देता हूँ, अब मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है, एंटर करा, तो अब ये एज की वैल्यू यहाँ 10 है, अब ये यहाँ चेक कर रहा है कि एज की वैल्यू 3 है, तो भाई नहीं है, तो अब ये नीचे वाले पे चले जाएगा, देखिए अब ये नीचे वाले पे आ गया। अब ये चेक कर रहा है कि एज की वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच की है या नहीं है, 8 और 17 के बीच की है या नहीं, बिल्कुल है। तो अब वो इसके अंदर आया, इसकी प्रिंट स्टेटमेंट उसने चलाई, जैसी चला ली तो ये सिस्टम स्टॉप कर गया, वो और किसी और स्टेटमेंट पे नहीं गया। समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। समझ में आ रहा है कोड का फ्लो? तो इफ एल्स जी जी स्टेटमेंट चलती ही ऐसी है, वो टॉप टू बॉटम चलेगी। पहले ये कंडीशन चेक करेगी ट्रू है नहीं है, दूसरी देखेगी ट्रू है नहीं है, तीसरी देखेगी ट्रू है नहीं है, चौथी देखेगी ट्रू है नहीं है, पांच, जब चारों स्टेटमेंट बन गई और वो ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो अब आखिरी वाली एल्स वाली स्टेटमेंट आगे प्रिंट कर देगा कि भाई आपने जो जो भी मैं इसमें लिखूंगा वो मुझे आउटपुट में दे देगा। और अगर उसमें इसमें से किसी को भी मिल गई इसमें ट्रू, तो उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और वहां फिर उसके बाहर आ जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ लिख दूं प्रिंट, देखिएगा भी, हेलो आउटसाइड फ्रॉम इफ एल्स, ठीक है, मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने यहाँ लिखा 3 इनपुट दिया, वो देखें 3, उसने 3 में गया, 3 उसकी वैल्यू उसको मिली, उसने प्रिंट कर दिया नॉट अलाउड। जब वो नॉट अलाउड प्रिंट कर दिया तो अब उसके बाद ये इफ एल्स के बाद आके ये प्रिंट स्टेटमेंट चला रहा है, वो और किसी और स्टेटमेंट पे नहीं गया। वो मैं आपको डीबगर भी दिखा देता हूँ। डीबगर लगाया मैंने यहाँ दिया 3, एग्जीक्यूट करा, यहाँ पे आया, वो चेक कर रहा भाई एज की वैल्यू 3, हाँ भाई 3 है, तो उसने याली प्रिंट स्टेटमेंट कर दी। जैसे ये प्रिंट करेगा ना उसके बाद ये ना इस पे जाएगा, ना इस पे जाएगा, ना ही इस पे जाएगा, ना ही इस स्टेटमेंट पे आएगा। वो अब इफ यहाँ पे खत्म हो रही है ना इफ एल्स की बॉडी पूरी, अगर आप देखें इफ जहाँ से शुरू है और इफ खत्म कहाँ पे होता है, एल्स वाले पे। इफ यहाँ से शुरू हुआ है और एल्स वाली स्टेटमेंट यहाँ तक खत्म है, मतलब इफ एल्स की पूरी बॉडी ये है। तो जैसी उसको कोई कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो अब इससे पूरी इफ एल्स से बाहर निकलेगा, उसके बाद देखेगा अगर कोई और एग्जीक्यूशन वाली कोड है तो वो करेगा, अदरवाइज इफ एल्स में नहीं करेगा। तो अभी वो करंटली कहाँ पे, यहाँ पे। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे ही मैंने उसको एग्जीक्यूट कर लिया, उसने उसको लिख लिया, तो अब वो डायरेक्टली कहाँ पे आ गया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड आउटसाइड फ्रॉम द एल्स, ठीक है, वो और किसी और स्टेटमेंट पे नहीं गया। तो आप मेरे ख्याल से आपको सारा फ्लो समझ में आ गया होगा, वर्किंग किस तरीके से हो रही है इफ एल्स में। क्लियर है? जी क्लियर। अब मैं आपको एक और एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। नेम, मैं यूजर इनपुट लेना उसका नेम, अब मैं लगा रहा इफ नेम नॉट इक्वल टू शकेब, सही है, प्रिंट you are not secure, ठीक है। else you are secure। अब ये सिंपल सी एक स्टेटमेंट है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, उससे उसका नाम पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ एक्सेस जो होगा शकीब के पास होगा, ठीक है। तो अब मैं उसकी कंडीशन कैसे बना सकता हूँ, या तो मैं सिंपल सा लिख दूं भाई इफ नेम इक्वल टू शकीब हो, तो भाई बोल दो एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। एल्स मैं लिख दूं यू आर नॉट शकीब। एक तो ये हो गया सिंपल सा तरीका। एक, अब मैं कुछ सिनेरियो ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि शकीब के अलावा सबको अलाउ करना है मुझे, सही है। तो मैं बोलता हूँ इफ नेम नॉट इक्वल टू शकीब, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यू आर अलाउड टू यूज अवर
सिस्टम, ठीक है। शकेब के अलावा जो भी आएगा उसको मैं सिस्टम अलाउड कर दूंगा, सही है। और यू आर नॉट अलाउड शकेब, ठीक है। शकेब के अलावा मतलब नॉट इक्वल टू, जो मैं यूजर को इनपुट दूंगा शकेब, उसके नॉट इक्वल टू शकेब मतलब शकेब अगर नहीं आया तो सबको मैं अलाउ कर दूंगा। जैसे ही शकेब मुझे मिल जाएगा इनपुट में, तो उसके अलावा मैं ये कंडीशन सही बनी है नहीं बनी, मुझे तो नहीं लग रहा सही बनी है। जी कुछ गड़बड़ है। सही है सर। क्या गड़बड़ है? ठीक है सर ये। ये सही है, लेकिन इसको और इनहांस कर सकता हूँ। मतलब ये सिंपल सी मैंने बनाई हुई है कि अगर मैं शकेब दे दूंगा तो वो मुझे एल्स वाली स्टेटमेंट पे ले जाएगा। देखें, यू आर नॉट अलाउड शकेब, सही है। और अगर मैं शकेब नहीं देता, उसके अलावा कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इमरान लिख देता हूँ, तो मुझे अलाउ कर देगा। यू आर अलाउड टू अवर सिस्टम, यूज़ अवर सिस्टम। उसके अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, बाबर लिख दूँ, तब भी अलाउ कर देगा। मैं अगर हमज़ा लिख दूँ तब भी अलाउ कर देगा मुझे, सही है। जैसे ही सिर्फ शकीब मिलेगा इसको उस पर अलाउ नहीं करेगा। और शकीब भी गौर करिएगा, अभी मैं अपर केस में दे रहा हूँ शकीब, एस कैपिटल है, तो यू आर नॉट अलाउड। लेकिन अगर मैंने लोअर केस में दे दिया शकीब, एस एच ए के ए आई बी शकीब, तो ये आपको क्या बोल रहा है, यू आर अलाउड। देख रहे हैं, अगर लोअर केस में दे दिया तो बोल रहा है यू आर अलाउड, अपर केस में दूंगा तो बोलेगा यू आर नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने जो स्ट्रिंग में शकीब लिखा हुआ है वो अपर केस में लिखा हुआ है, एस कैपिटल है उसका, ठीक है। कैपिटलाइज हुआ है, मतलब पहला वाला जो है अल्फाबेट वो कैपिटल लेटर कैपिटलाइज हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ भी आप लोगों ने देखनी होती है, कैपिटलाइज तो नहीं है, अपर लेटर है, लोअर लेटर है, क्या है। तो हम जी सर, ऐसे किस सिनेरियो में सेंसिटिव। करते क्या है, पाइथन के अपने फंक्शन है, लोअर अपर कैपिटलाइज। तो हम बाय डिफॉल्ट जो भी यूजर इनपुट दे रहा है मैं उसके साथ लगा देता हूँ डॉट लोअर। अब वो क्या करेगा, अब मैं इसको जो भी वैल्यू दूंगा ये इसको बाय डिफॉल्ट लोअर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब इसमें अपर केस की मसला ही नहीं होगा, तो यहाँ भी फिर अब मैं लोअर में ही दूंगा, सही है। तो अब मैं जो भी वैल्यू दूंगा, भले कैपिटल में लिखूं कुछ भी लिखूं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ शकीब, ये देखिएगा एस एच ए के आई बी, अब मुझे क्या बोलेगा, यू आर नॉट अलाउड, देख रहे हैं। जबकि मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब लोअर केस में दिया हुआ है, और यहाँ सबके सब अपर केस में, तब भी मुझे बोल रहा है यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। एल्स वाली स्टेटमेंट्स ने चला दी, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मैंने यूजर इनपुट को ही लोअर में कन्वर्ट कर दिया। मैं अगर इसको कैपिटल में भी दे रहा हूँ, अपर में भी दे रहा हूँ, तो ये इसको बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट कर देगा लोअर में, देन उसके बाद चेक करेगा मेरी इफ एल्स की स्टेटमेंट के साथ। अब अगर मैं इसी तरह दोबारा इसको एग्जीक्यूट करूँ, कैपिटलाइज में दूँ एस कैपिटल, उसके बाद शकीब, सॉरी कैप्स लॉक बंद करके शकीब। अब क्या है इसमें एस कैपिटल, लेकिन जब ये इंटरप्रेस करूंगा तो इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा बाय दिस। तो देन उसके बाद मुझे ये बता देगा कि मेरे पास आउटपुट क्या है, यू आर नॉट अलाउड शकीब, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों से बच जाते हैं। हम बैकएंड पे ही चीज़ें हैंडल कर लेते हैं कि भाई जो भी यूज़र इनपुट दे रहा, क्या पता उसका कैप्स लॉक खुला हुआ हो, वो अपर केस में लिख दे। हमने तो यहाँ कंडीशन बनाई हुई है कैपिटलाइज के हिसाब से, अब वो पूरा ही कैपिटल उसमें लिख देते तो फिर हमें मसला होगा, हमें कंडीशन वर्क नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, उस गलती से बचने के लिए पीछे से ही कन्वर्ट कर देते हैं उसको, भाई जो भी दे, भले वो लोअर केस में दे, अपर केस में दे, कैपिटलाइज दे, जिस फॉर्म में भी देगा, आप उसको कन्वर्ट कर दो लोअर में, और देन फिर लोअर के हिसाब से ही अपनी कंडीशन बना दो, तो आपका सिस्टम हर कंडीशन में सही वर्क करेगा। समझ में आई चीज? जी जी सर। अब इसके और भी फंक्शन है, लोअर के साथ अपर भी है, ये अपर में भी आप कर सकते हो। ये सबको जो आप लोअर में भी देगा यूजर, उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा, फिर आप यहाँ पे अपर के हिसाब से कंडीशन बना दो। कैपिटलाइज का भी इसमें है डॉट, क्या था, कैपिटलाइज, ठीक है, पहला लेटर बड़ा कर देगा ये इसका, तो ये उस हिसाब से भी कंडीशन बना सकते हो आप इसकी। तो ये सारे इसके फंक्शन है, सही है। ये सारी स्ट्रिंग के साथ यूज़ होते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट जहाँ भी आप कर रहे होते हो, या आप कोई वेरिएबल्स ले रहे हो तो उसमें आप इसको कर सकते हो, लोअर केस में अपर केस में
कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज यहीं तक रखते हैं, कोई सवाल हो कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। गाइस जी ओके। कल हमारा जो टॉपिक है, कल हम पढ़ेंगे फॉर लूप, वाइल लूप। ठीक है, लूप्स हम पढ़ेंगे कल। फॉर लूप, वाइल लूप हम लोग पढ़ेंगे, उसके कुछ सिनेरियोज देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आज से पहले मैंने जितने बैचेस पढ़ाए उनको नहीं पढ़ाया मैंने। क्या चीज़ नहीं पढ़ाई? मैं कोशिश ये करूंगा कि इंटरव्यू में जो फॉर लूप और वाइल लूप, फॉर लूप यूज़ करते हुए जो पैटर्न देते हैं, वो कि पैटर्न बनाए, पैटर्न आप डिज़ाइन करें, जिससे आइडिया होता है कि बच्चे को फॉर लूप का सारा स्टेप पता है, फॉर लूप कैसे वर्क करता है, उसमें नेस्टेड लूप भी लग जाते हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन सी रॉ बनेगी, कौन सी कॉलम बनेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2-3 एग्जाम्पल वो भी करवा दूं, क्योंकि एज अ बिगनर लेवल जब हम जाते हैं, कोड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि यार, वो आपको डिज़ाइन पैटर्न की ना तस्वीर दे देंगे, बोलेंगे इसका कोड लिखो कि ऐसा पैटर्न बना के देंगे मुझे फॉर लूप। तो फिर उसके कोड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कोई ट्रायंगल बना देता है, कोई डिफरेंट सिंटेक्स दे देता है, कोई कुछ दे देता है। तो वो कोशिश करूंगा मैं एक दो आप लोगों को बनवा दूं। पहले बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद नेस्टेड लूप यूज करते हुए वो सब बना के दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि फॉर लूप की वर्किंग कैसे होती है, डीपली आप अंडरस्टैंड कर पाए उसको। ठीक है गाइस।